हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 39 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी जो सीरीज चल रहा है ग्राफ थ्योरी का, तो उसी में नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। और इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राफ है क्या। तो एक बात तो स्पष्ट रूप से अब तक हमने समझ लिया है कि किसी भी रियलिस्टिक सिचुएशन या रियल प्रॉब्लम को अगर पेपर पर कुछ डिज़ाइन करने की बात होगी तो हमें ग्राफ बड़ा मदद करता है। ग्राफ का हम उपयोग करते हैं और ग्राफ इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को, मैप को दिखाने के लिए। आजकल हम जियो मैपिंग की बात करते हैं, आजकल जितने भी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो भी डिज़ाइन है, मैपिंग है, तो सारे डिज़ाइन जनरली ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। अब ज़रा सा हम ग्राफ को और डिटेल में समझें कि आखिर ये है क्या ग्राफ और इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनीशन हैं और हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ है क्या। तो इसके विषय में एक सिंपल डिफिनीशन ये कहता है कि इट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। जी एक ऑर्डर्ड पेयर ग्राफ है जो किस पर डिपेंड करता है, वर्टेक्स और एजेस पर, कि कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस। मतलब वर्टेक्स जो होगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वर्टेक्स जरूर होना चाहिए, मिनिमम वन तो होगा ही अगर एम्प्टी नहीं है तो। एंड सेट ऑफ एजेस, जिसको हम ई से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिटवीन टू एलिमेंट्स, माने सबसेट ऑफ वर्टिसेस। सबसेट ऑफ वर्टिसेस मतलब जैसे अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखें तो यहाँ पर ए बी सी डी जो है इसको हम बोल रहे हैं वर्टिसेस, ये वर्टेक्स है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यही है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। आप देख लें रिलेशन में हमने देखा है ऑर्डर्ड पेयर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ए बी सी डी और सी डी। अब ये ग्राफ कैसे है समझने की बात है कि देखिए ए बी सी डी हमारे पास वर्टिसेज हैं, इसको हम पॉइंट से दिखा सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। हम 4 पॉइंट ले लेते हैं और इन पॉइंट को ही हम फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिसेज से। अरे वर्टेक्स हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं, कौन कौन है, ए बी सी एंड डी, कोई समस्या नहीं है। इसको हम V1, V2, V3, V4 भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 4 जो सेट है ये वर्टेक्स है। अब इन 4 वर्टेक्स में जो एजेस हैं वो क्या है, ये बोलता है ए बी, इसका मतलब ए बी सेट है। इसको हम एरो से दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमेशा ए से चल के बी के पास एंड होगा, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर से हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है ए सी, तो ए सी को भी हम इस तरह से दिखा देंगे। देन बी सी, तो बी से सी को भी हम दिखा रहे हैं, इसको बी से सी को दिखा रहे हैं। बी से डी की बातें करता है, बी से डी की भी बात हो रही है और सी से डी की बात हो रही है। तो एक्चुअल में ये जो एरो हमने बनाया यही ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये ग्राफ हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, सीधी सी बात है। डायरेक्शन हमने फिक्स कर रहा है इस ऑर्डर्ड के आधार पर कि स्टार्टिंग वर्टेक्स कौन है एज का और एज का एंडिंग वर्टेक्स क्या है। तो ये ए बी मीन्स ए बी, अब ये एज हो गया, अब इसका अलग नाम भी हम रख सकते हैं, मान लेते हैं E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। ए बी को ही हम बोल रहे हैं E1, बी सी को हम बोल रहे हैं E2, इसको बोल रहे हैं बी सी को E2। आप देखें B2C को E2 हम बी सी को हम E5 का नाम दिया है हमने। बी डी को हम E2 बोल रहे हैं, तो बी डी हमारा E2 है।
और फिर सी डी को E3 नाम हमने दिया है, तो ये E3 है, और A टू C E4 है, E4 हो गया। अब इसको वर्टेक्स में आप V0 कह दें, V1 कहें, V2 कहें, V3 कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको अलग नाम हमने ABCD में रखा है। तो ये हमारे 4 वर्टेक्स हो गए और इनके ये डिफरेंट एजेज हैं। ये बात तो समझ में आ गई। और यही हो गया हमारा ग्राफ, जो वर्टेक्स और एज पर डिपेंडेंट है। एज हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर में होने का मतलब इसको हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसा नहीं है कि ग्राफ डायरेक्टेड ही हो सकता, अनडायरेक्टेड भी हो सकता। अनडायरेक्टेड अगर ग्राफ हो तो इसमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर हम स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की बात नहीं करेंगे। अगर हमने स्टार्टिंग एंडिंग वर्टेक्स की बात नहीं की तो वो ग्राफ हमारा हो जाएगा। अब ये तो बाई डायरेक्शनल है, कोई स्टार्टिंग एंडिंग मार्क नहीं है। तो इस ग्राफ को अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका है, हमारे पास वर्टेक्स हैं ABCD ही हैं, तो उसी को हम ले लेते हैं। ABCD एंड D, ये हमारा सेट ऑफ वर्टिसेज हो गया। और ये हमारे ग्राफ है। जो ऑर्डर्ड पेयर भी था, इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, अब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो फिर ऑर्डर की बात तो है नहीं, वो भी पोजीशन शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको भी अब हम छोटे से सेट में दिखा सकते हैं, A, B, नेक्स्ट A, C। अब अगर हम इसको दिखा दें BC, B, C, इसके बाद BD, B, D, देन C, D, और ये हमारा फाइनल। तो देखिए हमने तो ग्राफ इसको हम ग्राफ G1 बोल रहे हैं, ये ग्राफ हमारा है G2। सेम एजेस है, अंतर क्या है? अब चूंकि ये सेट के फॉर्म में है तो सेट में तो ऑर्डर होता नहीं है, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है। तो ये अनऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। सॉरी, ये अनऑर्डर्ड पेयर है, अनऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब इसी ग्राफ को जो पहले डायरेक्टेड था, इसको अब हम नाम दे देंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है, जिसको शॉर्टकट में ग्राफ थ्योरी के केस में बहुत डाईग्राफ बोलते हैं। डाईग्राफ मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर ग्राफ केवल बोला जाए तो हम जनरली मान के चलते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है। तो आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि अगर बुक में कहीं डाईग्राफ लिखा हुआ है मतलब डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा है, इसकी बात वो कर रहा है। अगर हम सीधे ग्राफ बोले इसका मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ। और अनडायरेक्टेड ग्राफ का ये मैप है। इसमें एज तो होंगे, वर्टिसेस सेम है, एज भी सेम है, लेकिन इनका नोटेशन अब हम सेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। एक्चुअल में ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर का बात नहीं है। बात आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन बाई डायरेक्शन की काउंटिंग होगी, सीधी सी बात है। कहने का सीधा मतलब है कि अगर किसी ग्राफ की बात हम करेंगे तो हमारे पास कुछ न कुछ वर्टेक्स होंगे और उनके बीच जुड़ा हुआ जो लाइन है यही है हमारा एज। तो इस तरह से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ग्राफ के बुक को पढ़ने की बात होती है, जब ग्राफ की बात हम करते हैं, तो देखिए एक ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये ग्राफ सेल्फ लूप हो सकता है और पैरेलल लूप भी हो सकता है। सेल्फ लूप का मतलब क्या हुआ कि ये चूंकि अनडायरेक्टेड है तो इसमें अगर हम ऐसा लिखें A, तो ये भी वैलिड है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा कोई मैपिंग कर दें, अब इसमें स्टार्टिंग एंडिंग की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये जो लूप है ये लूप भी ग्राफ में आता है। ग्राफ में इसको जो सेट की हम बात करें तो आइडेंटिटी सेट, तो ये आइडेंटिटी की बात करता है। और
अगर हम पैरेलल लूप की बात करें तो आप ज़रा सा देखिए कि अगर इस तरह का कोई लूप बना दे और इसका नाम हम E5 के बाद E6 रख लें और E7 रखें, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि E2 और E7 पैरेलल लूप है, क्योंकि दोनों एज के बीच ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखने में भले ही कर्व हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है। और यहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट यहाँ भी सेम है। सेल्फ लूप के केस में हम बोलते हैं कि एक ही वर्टेक्स पर स्टार्ट और एंड होगा, जबकि पैरेलल में दो अलग अलग वर्टेक्स के बीच एक कॉमन लाइन जो बना हुआ उसके पैरेलल में एक और लाइन हमने बना दिया, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लूप। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद कहानी आती है मल्टीग्राफ की। मल्टीग्राफ किसे कहते हैं, मल्टीग्राफ को समझना जरूरी है। तो मल्टीग्राफ का केस कहता है कि हम पैरेलल लूप तो अलाउ करेंगे, लेकिन सेल्फ लूप अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर टर्म आ जाए मल्टीग्राफ तो आपको समझना है कि इसको हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर कोई ग्राफ मल्टीग्राफ है तो पैरेलल एज तो अलाउड है, लेकिन सेल्फ लूप अलाउड नहीं है। मतलब इस तरह का कोई एज नहीं बना सकते आप इन केस ऑफ मल्टीग्राफ। हाँ, इसी का ठीक उल्टा है सीडोग्राफ। सीडोग्राफ बोलता है कि सेल्फ लूप तो अलाउड है, लेकिन पैरेलल लूप यहाँ अलाउड नहीं है। मतलब आप चाहें तो इस लूप को तो बना लें, लेकिन इसको आपको हटाना पड़ेगा, इस लूप का कोई मतलब नहीं है। तो सीडोग्राफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई पैरेलल लूप नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन कई बार क्वेश्चन अगर देता है तो सिर्फ इस बात को बोलेगा कि देयर इज ए सीडोग्राफ। सीडोग्राफ कहने का सीधा मतलब आप समझ लेंगे यहाँ पैरेलल लूप तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जनरली जब हम स्टडी करेंगे, हम अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। हम यहाँ पर ना ही पैरेलल लूप को अलाउ करते हैं, ना ही सेल्फ लूप को अलाउ करते हैं। मतलब हमारा कहना है कि जब ग्राफ को स्टडी करेंगे हम, तो भले ही ग्राफ में हो, आगे चल के हम देखेंगे ग्राफ में अगर पैरेलल लूप है या सेल्फ लूप है तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ग्राफ की स्टडी जब हम करते हैं तो वो सिंपल ग्राफ की बात करते हैं, उसमें किसी तरह के पैरेलल लूप और किसी तरह के सेल्फ लूप की बात नहीं होगी। सेल्फ लूप या पैरेलल लूप है तो स्पेशली बताया जाएगा, अदरवाइज हम सीधे अगर ग्राफ बोलते हैं, सिंपल ग्राफ की बात करते हैं, तो उसमें वर्टेक्स और एज की बात होगी। दो वर्टेक्स के बीच लगे हुए लाइन को ही हम एज बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा भी है E1, E2, E3, E4, E5 ये एज हैं, और ये सारे वर्टेक्स हैं ABCD। तो इस तरह से आगे जब भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो अगर इस फॉर्म में है मैथमेटिकल नोटेशन में, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप समझ लेंगे। डायरेक्ट डाइग्राफ की बात हो रही है, डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफाइंड है। लेकिन अगर इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास वर्टेक्स हैं और ये अनऑर्डर्ड एलिमेंट हैं, एज हैं, ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डरिंग की बात नहीं है। अगर A to A है इसका मतलब सेल्फ लूप भी है। अगर एक साथ हम A to C और C to A जोड़ दें, जो रिलेशन में हम लोग कहते हैं सिमेट्री रिलेशन, तो अगर सिमेट्री रिलेशन है तो रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिमेट्री रिलेशन पैरेलल एज को डिफाइन करता है, और आइडेंटिटी रिलेशन सेल्फ लूप को डिफाइन करता है। चूँकि आप रिलेशन पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन भी जानते हैं, सिमेट्री रिलेशन भी जानते हैं, तो ग्राफ के केस में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो पैरेलल एज या सेल्फ लूप की बात करता है। लेकिन एक सिंपल ग्राफ, अगर ग्राफ की स्टडी आगे हम फर्दर जो भी करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं है, कोई पैरेलल लूप नहीं है, ये सिंपल ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स हैं और एजेस हैं। तो इन पर इस और भी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।